ये ले और मार दे उसे, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम की नहीं रही। जब इसका बाप इसकी लाश देखेगा तभी अकल ठिकाने आएगी उसकी। गन लेकर वो लड़का रूम में आ जाता है। सामने खड़ी लड़की जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, अपने माथे पर गन देखकर डर जाती है। तभी एक गोली चलती है। कुछ समय पहले सही कहा तूने, वो राक्षस है। राक्षस, ज्यादा शोर मत मचा, जाग जाएगा। सो रहा है अभी वो। गहरी नींद में सोने दे उसे, क्योंकि उस जिस दिन वो नींद से जागेगा ना, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रिहान ने रुद्राक्ष की बातों का जवाब देते हुए कहा। रिहान की बातें सुनकर रुद्राक्ष हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो मेरा शक सही निकला, जिंदा है वो। चल अब बता दे कहाँ रखा है उसे, ताकि मैं उसे हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला सकूं। ये तो मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, पर तू चिंता मत कर, वो एक दिन जरूर आएगा तुझे अपना बदला लेने। रिहान रिहान रिहान, तुझे क्या लगता है अब मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं इस दुनिया को छलनी में छान दूंगा, पर उसे ढूंढ निकालूंगा और तेरे ही सामने अपने हाथों से मारूंगा, और उसके बाद तुझे मारूंगा। वैसे वैसे भी तू सबके लिए मर ही चुका है। तेरा बेटा भी यही सोचता है तू मर गया है। तू भी राघव की तरह ही है, तुझे भी उसकी तरह सिर्फ बातें बनानी आती है। एक बार धोखे से वार किया तो तुझे क्या लगा तू जीत गया? नहीं रुद्राक्ष, तेरी ये जीत ही तेरी सबसे बड़ी हार होगी, ये मत भूल। विहान और रूहान अभी जिंदा है, वो तेरे हर वार का तुझे मुंह तोड़ जवाब देंगे। रिहान ने रुद्राक्ष की बात का जवाब देते हुए कहा। विहान और रुद्राक्ष, तुझे बहुत भरोसा है दोनों पर। उन्हें तो मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है, दोनों कभी उस चक्रव्यूह से निकल ही नहीं पाएंगे। वो जहां तक जाएंगे उन्हें उनकी मौत ही दिखाई देगी। हर कदम पर मैंने उनके लिए मौत बिछाई है। मौत, तू फिर गलती कर रहा है रुद्राक्ष। उन्हें मिसअंडरस्टैंड करके, वो दोनों कोई आम इंसान नहीं है। विहान ओबरॉय और रूहान सिंह राठौर हैं। जब तू उसके बाप का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तू तब उन्हें मार नहीं पाया जब वो 5 साल के थे, तो अब तो वो 25 साल के हो गए हैं। तू क्या ही कर लेगा उनका? रिहान की बातें रुद्राक्ष को गुस्सा दिला दिला रही थी। रुद्राक्ष ने अपने एक आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने रुद्राक्ष का इशारा समझते हुए उसने अपने जेब से रिमोट निकालकर एक बटन प्रेस किया। वो गुंडे जिनमें आग जल रही थी वो फ्लोर में तब्दील हो गए। रुद्राक्ष रिहान के पास गया, उसके मुंह को अपने हाथ में लेकर जोर से दबाते हुए दांत पीसते हुए कहा, जी तो चाहता है तेरी जान अभी ले लूं, पर नहीं, तुझे अपने बेटे और रिहान की मौत की खबर भी तो सुननी है। रुद्राक्ष अपनी बात बोलकर जाते हुए अपने आदमियों से बोला, कोई कमी न रहे इसकी मेहमान नवाजी में। रुद्राक्ष ये कहते ही एक आदमी बकेट में पानी भर कर ले आया। बकेट में से धुआं निकल रहा था, जो इस बात का सबूत था बकेट में रखा पानी गर्म है। उस आदमी ने बकेट का सारा पानी रिहान के ऊपर फेंक दिया। रिहान जख्मों को देख जैसे गर्म पानी से छुआ, उसकी चीख निकल गई। उसका शरीर और चेहरा पूरा लाल हो गया। वो लोग इसी तरह रिहान को टॉर्चर कर रहे थे 20 सालों से, पर रिहान उसके आगे अब तक नहीं झुका था। न्यूयॉर्क में तो बुलाइए अपने उस फाइटर को जो रिंग में मेरे फाइटर का सामना करेगा, आदमी ने कहा और मुस्कुराने लगा। तभी उसकी बात सुनकर जोरावर ने एंट्रेंस की तरफ देखा, जहां से विवान अंदर आ खड़ा रिंग में हो रही फाइट को देख रहा था। जोरावर की नजरों का पीछा करते हुए उस आदमी ने भी उस ओर देखा और विवान खड़ा था। वो विवान को देखकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, क्या ये लड़ेगा फाइट? अरे इसके कहो फिल्मों में जाकर काम करे, इतनी अच्छी शक्ल है इसकी, बिल्कुल हीरो जैसी। खामखा इसकी इतनी अच्छी शक्ल बिगड़ जाएगी। विवान सच में बहुत डैशिंग और स्मार्ट लग रहा था, क्योंकि उसका ऑरा बिल्कुल कियान जैसा था, देखने में हीरो और अंदर से डेविल, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार नहीं सोचता। विवान ने डार्क ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी थी। शर्ट की कलर के 2 बटन खुले थे और उसकी स्किल कोहनी एक फोल्ड थी। विवान की काली गहरी आंखें एक ब्लैक हाल जैसी थी,
जिसमें कोई भी गुम हो जाए। उसका बिना एक्सप्रेशंस वाला चेहरा लोगों को इसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। विवान जोरावर का इशारा मिलते ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने शर्ट और स्टर्ट वॉच निकाल कर गौतम को पकड़ा दी। विवान रिंग में आकर उस फाइटर के सामने खड़ा हो गया। रेफरी के इशारे पर फाइट शुरू हुई। विवान के सामने खड़े फाइटर ने विवान के मुंह पर एक पंच मारकर उसके चेहरे को एक तरफ झुका दिया और मुस्कुराने लगा। विवान को पंच पड़ते देखकर जोरावर के बराबर में बैठा आदमी भी मुस्कुराने लगा, पर जोरावर वो अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लिए रिंग में हो रही फाइट को ही देख रहा था, जैसे वो जानता हो इस फाइट को कौन जीतेगा। इधर विवान ने रिंग में अंगूठे और अपने होठ के कोने से निकल रहे खून को साफ किया और होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया। फिर राइट हैंड का पंच बनाकर पूरे फोर्स के साथ बिना वार्न दिए सामने खड़े फाइटर के चेस्ट पर मारा। पंच पड़ते ही वो फाइटर धड़ाम से नीचे गिर गया और दर्द से कराहने लगा। जोरावर के बगल बैठा आदमी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कैसे एक हीरो जैसा दिखने वाला लड़का एक ही पंच में अपने से दुगने वेट वाले फाइटर को नीचे गिरा सकता है। विवान ने जोरावर की तरफ देखा और जोरावर ने अपने एक हाथ को गले पर रख कर उसे मारने का इशारा किया। विवान को इशारा मिलते ही विवान ने उस फाइटर की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसकी गर्दन को तोड़ दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज ने शोर को कम कर दिया। वहां खड़े सभी लोग उस फाइट को देख रहे थे। अपने सामने एक फाइटर को इतने बेरहमी से मरते देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो सभी अपनी सांसें रोक कर खड़े थे। विवान रिंग से निकलकर गौतम से अपनी शर्ट लेकर पहनने लगा। तो अब क्या बोलेगा तू मेरे फाइट के बारे में? बोलते हुए जोरावर हंसने लगा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, जोरावर शेर पालता है, कुत्ते नहीं, और मेरे इस शेर का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं। मेरे इस इशारे पर मेरा शेर किसी को भी चिढ़ फाड़ सकता है। जोरावर अपनी बात बोलकर उठकर वहां से चला गया। वो आदमी बस एक टक कभी विवान तो कभी रिंग में पड़े अपने फाइटर को देख रहा था। जोरावर ने विवान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माय शेर, चल थोड़ा एंजॉय करते हैं। जोरावर विवान को अपने साथ लेकर चला गया। विवान भी बिना कुछ बोले उसके साथ चला गया। वो लोग फाइट क्लब से निकलकर एक बार में गए। वो बार इंडियन बार था। वहां काम कर रहे सभी लोग इंडियन थे। बार में बहुत भीड़ थी। लगता है चमेली का डांस शुरू हो गया, जोरावर ने कहा और अपने साथ विवान को लेकर आगे बढ़ गया। विवान को ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं था, पर विवान जोरावर को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था। आज भी वो जोरावर के लिए ही ऐसी जगह पर आया था। चमेली का डांस शुरू हो गया था। लोगों की भीड़ ने चमेली को घेरा हुआ था। सब उसके आगे पीछे उसके नाच रहे थे। चमेली गाते हुए सबके बीच ठुमके लगा रही थी। बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली आंख मारे, कमसिन कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे, नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बड़ी चिलम जलाने आई। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। वो आदमी जो चमेली को छूने की कोशिश कर रहे थे, चमेली खुद को उससे बचाते हुए गाते हुए नाच रही थी। जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पे चलते अंगारे ले लूंगी मैं, गहरे पानी की मछली हूँ, राजा घाट घाट तरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। यो जान लेवा जलवा है, देखने में हलवा है, प्यार से परोस दूंगी, टूट ले जरा, यह तो टेलर है, पूरी फिल्म दिखाने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। जोरावर भी अब भीड़ से निकलकर विहान को अपने साथ लेकर आ गया। चमेली उसके सामने ही नाच रही थी। जैसे ही चमेली की नज़र विवान पर पड़ी, उसके होठों पर हंसी तैर गई।
चमेली विवान को निहारने लगी, फिर आगे बढ़कर जोरावर को साइड करते हुए विवान के आगे पीछे घूमते हुए गाते हुए नाचने लगी। बजरंग बस्ती में आई है मस्ती, ऐसा नमकीन चेहरा तेरा, मेरी ये नीयत पे चढ़ के छूटे न है रंग ऐसा गहरा तेरा। फिर विवान की कॉलर पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए विवान के हाथ अपनी कमर पर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए गाने लगी। जोवन ये मेरा कैची है राजा, सारे पर्दों को काटूंगी मैं, शाम मेरी अकेली है, आजा संग तेरे बांटूंगी मैं। विवान ने एक झटके से चमेली के हाथ को अपने गले से निकाल दिया और जाने लगा, तो चमेली नाचते हुए उसके पीछे से आगे निकल कर आई और उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने नाचते हुए गाने लगी। हाय बातों में इशारा है जिसमें खेले सारा है, बातों में इशारा है जिसमें खेल सारा है, तोड़ के तिजोरियों को लूट ले जरा, चूम के जख्मों पे थोड़ा मलहम लगाने आई, हुस्न की तीली से बिरी चिल्लम जलाने आई। आई चिकनी चमेली, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई है। इंडिया में आशू ने झरना को उसका रूम दिखाते हुए कहा, राइट साइड से शुरू के 3 रूम छोड़कर उसके बाद वाला रूम में तुम्हारा है, तुम उसी रूम में रहोगी। आंटी आप कितनी अच्छी हैं, आप हमें जानती भी नहीं हैं और हमें अपने घर में ले आई और अब हमें यहाँ रहने के लिए जगह भी दे रही हैं। झरना ने आशू को देखते हुए कहा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारी जैसी मेरे पास भी एक बेटी है। हाँ, तुझे थोड़ी छोटी है उम्र में, लड़कियों के सर पर छत होना कितना ज़रूरी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर थोड़ा रोक कर बात को जारी रखते हुए आज बोली, तुम्हें पता है विहान की जान है जो बहुत प्यार करता है वो अपनी बहन से, अब से तुम इसे अपना ही घर समझो। आंसू ने प्यार झरना के गाल को सहलाते हुए कहा, अपनी बहन से इतना प्यार और दूसरी लड़कियों से भागता है जैसे वो लड़कियां ना होकर चुड़ैल हो। झरना ने मन ही मन खुद से कहा। झरना ने झुक कर आंसू के पैर छू ले लिए। अरे ये क्या कर रही हो बिटिया, पैर नहीं छूते, पर बहुत तो छूती, बहुएं तो छूती है ना। झरना ने मन ही मन खुद से कहा। जाओ अब जाकर आराम करो, आशू ने कहा तो झरना चली गई। झरना का कॉरिडोर में गुनगुनाते हुए जा रही थी, तभी किसी ने उसकी बाहें पकड़ अंदर खींच लिया। झरना कुछ बोल पाती उससे पहले ही एक हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया। झरना ने अपने सामने खड़े शख्स को देखा, वो विहान था। विहान ने अपनी काली गहरी आंखों से झरना को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई है झरना विहान के घर में? रुद्राक्ष ने कैसे जाल बिछाया है विहान और रूहान के लिए? क्या रुद्राक्ष कियान को ढूंढ पाएगा? आखिर कब तक जोरावर विवान को अपनी उंगलियों पर नचाता रहेगा? झरना ने अपने सामने खड़े शख्स को देखा, वो विहान था। विहान ने अपनी काली गहरी आंखों से झरना को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? हाँ, हम झरना है और यहाँ हमें आपकी माँ लेकर आई है। झरना ने डरते हुए कहा, तुम नदी, झरना, समुद्र जो भी हो, कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। हम क्यों जाए, हमें यहाँ आंटी लेकर आई है और अब से हम यहीं रहेंगे। झरना ने विहान की आंखों में आंखें डालकर कहा। विहान ने झरना के बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कल सुबह तुम मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, वरना क्या? बार बार तुम हमें ऐसे डरा नहीं सकते। हम डरते नहीं हैं तुमसे, और अगर तुमने हमें यहाँ से ज़बरदस्ती निकालना तो हम आंटी को बता देंगे तुम्हें गोली लगी है। तुम मुझे धमकी दोगी, इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर? विहान की बात पर झरना ने कहा, साला तुम हिम्मत की बात तो ना ही करो, हमसे अच्छे को हमने अच्छा सबक सिखाया है। फिर चुटकी बजाते हुए आगे बोली, तुम्हें तो हम यूं हरा देंगे। विहान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा। ओ रियली? विहान अब झरना से दूर हो गया था। झरना विहान के करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यकीन नहीं आता तुम्हें तो अभी प्रूफ करके दिखाते हैं हम। दिखाओ फिर। झरना विहान की बात सुनकर
विहान के बेड पर जाकर बैठ गई और विहान को इशारे पर उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। विहान के सामने बैठते ही झरना दोनों के बीच एक पिलो रख फिर अपना एक हाथ पिलो पर रखते हुए विहान को पंजा लड़ाने का इशारा किया। क्या ये पागल है? यहाँ ये सच में पागल है। क्या इसे लगता है ये मुझे जीत सकती है? विहान ने मन ही मन खुद से कहा। फिर झरना की आंखों में देखते हुए कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत जाओगी? लगता है? अरे हमें यकीन है कि हम ही जीतेंगे। झरना ने भी उसी अंदाज में कहा। विहान ने उसका ओवर कॉन्फिडेंट देखते हुए आगे कुछ नहीं कहा और उसके हाथ में अपने हाथ फंसा दिए। झरना ने रुकते हुए कहा, शुरू करने से पहले हमारी एक शर्त है। अगर हम जीते तो तुम हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे, ठीक है? विहान ने कोल्ड वॉइस एक्सप्रेशंस के साथ कोल्ड वॉइस में कहा। झरना धीरे से मुस्कुराई, जैसे उसे पता हो गेम वही जीतने वाली है। विहान बिना फोर्स लगाए हाथों में एक हाथ को में फंसाए बैठा था और झरना अपनी पूरी ताकत और फोर्स के साथ विहान के हाथ को झुकाने में लगी थी। क्या खाते हैं? ये आधा सेंटीमीटर भी नहीं हिलते, ऐसे तो हम हार जाएंगे। कुछ सोच झरना, जल्दी कुछ सोच। बोलते हुए झरना सोचने लगी तो वहीं विहान उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी गर्मी लग रही है ना? बोलते हुए झरना एक हाथ से अपने शर्ट के ऊपर के बटन खोलने लगी। झरना को अपनी शर्ट के बटन खोलता देखकर विहान उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम? गर्मी लग रही है? तुम्हें नहीं लग रही? हमें तो बहुत लग रही है। बोलते हुए झरना ने अपनी शर्ट के 3 बटन खोल दिए। झरना की शर्ट के अंदर की इनर वेयर का गला डीप था। विहान एक नज़र उसकी हरकतों को देखा और फिर नज़रें हटाते हुए गुस्से से झरना की आंखों में देखने लगा। झरना तो होठों पर स्माइल लिए और आंखों में शरारत भरे विहान की काली नसीली आंखों में ही देख रही थी। विहान की आंखों में देखते हुए ही झरना ने अपनी एक आंख दबा दी। वो एक पलक था जब विहान झरना की इस हरकत से शॉक्ड हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए झरना ने विहान के हाथ को एक तरफ झुका दिया, फिर खुशी से उछलते हुए बोली, ये हम जीत गए, हम जीत गए। विहान को झरना पर इतना बहुत गुस्सा आ गया था। उसने एक झटके से झरना का हाथ पकड़ उसे खींचा। झरना विहान के ऐसे खींचने से बेड पर गिर गई। विहान ने झरना के ऊपर आते हुए उसके दोनों होठों को दबा दिया। झरना वो तो अभी भी मुस्कुरा रही थी। इस झरना की ये स्माइल विहान को चिढ़ा रही थी। तुमने चीटिंग की है। इश्क और जंग में सब जायज़ है, क्या तुमने ये कभी सुना नहीं है? झरना ने उसी शरारत भरी अंदाज से कहा। झरना की बात विहान को और गुस्सा दिला रही थी। विहान ने एक हाथ से झरना के बालों को पीछे से पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर अपने चेहरे के एकदम करीब ला कर कहा, कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरी ज़िंदगी में? झरना के होठों पर अभी भी हल्की सी स्माइल थी। उसने उसी हंसी के साथ कहा, सच बताएंगे तो क्या यकीन करोगे? बोलो, विहान ने कहा। जब जब दोनों कुछ बोल रहे थे तो दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। पहली बार इस दिल में किसी को देख कर घंटी बजी है। इश्क हो गया है हमें आपसे। चोर हम हैं पर हमारा दिल आपने चुरा लिया है। जैसे ही झरना ने ये कहा विहान की पकड़ उसके बालों पर और कस गई। झूठ बोल रही हो तुम, विहान ने कहा। भरोसा नहीं तो लो। बोलते हुए झरना ने अपने होठों से विहान के होठों को छू लिया। विहान, जिसने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि झरना ऐसा कुछ करेगी, तो झरना की इस हरकत से शॉक्ड हो गया। विहान की पकड़ झरना के बालों पर ढीली हो गई और उसने अपने हाथ पीछे की खींच लिए। झरना का सर एकदम से बेड पर गिरा था। अब हो गया भरोसा, झरना ने कहा और विहान की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। विहान ने उसे घूरते हुए उसके ऊपर से उठने लगा तो झरना ने उसके गले में अपने दोनों हाथ लपेट कर कहा, क्यों हीरो, अभी भी डाउट है? कहो तो इस डाउट को और अच्छे से क्लियर कर दूं। बोलते हुए झरना के चेहरे पर शरारत थी तो वहीं विहान उसे घूर कर
घूर रहा था। विहान ने झरना के हाथ को अपनी गले से हटाया और उठकर खड़ा हो गया। गेट आउट, विहान ने एरोगेंटली कहा। झरना ने एक हाथ आगे बढ़ाते हुए विहान को खुद से उठाने का इशारा किया। विहान ने झरना का हाथ पकड़ के उसे जोर से ऊपर की तरफ खींचा। झरना ऐसे खींचने से विहान के सीने से जा लगी। विहान ने एक हाथ से झरना की कमर को कसकर पकड़ा, जिससे झरना की सांसें तेज हो गई। विहान के हाथों का टच उसके दिल में एक साथ हजारों तितलियों को उड़ा रहा था। विहान ने अपने होठ झरना के कान के पास लाकर सॉफ्ट कोल्ड वॉइस में कहा, दूर रहो मुझसे वरना पछताओगी। अपनी बात बोलकर विहान ने झरना को छोड़ उसे अलग हो गया। वो बिना झरना के तरफ देखे वॉशरूम में चला गया। शावर ऑन कर विहान शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने बार बार झरना का उसके होठों को छूना याद आ रहा था। विहान ने अपना एक हाथ जोर से दीवार पर मारा। न्यूयॉर्क में चमेली का डांस खत्म होते ही चमेली सबके बीच में विवान को ढूंढने लगी थी, पर उसने विवान को कहीं नहीं देख रहा था। जब चमेली को विवान कहीं नहीं दिखा तो वो उदास मन से चेंजिंग रूम की ओर जाने लगी। तभी उसे रोकते हुए एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रही है चमेली, जरा हमें भी तो अपनी खुशबू सूंघा। बोलते हुए उस आदमी ने चमेली को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। चमेली ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम सब जानवर हो, जानवर जो सिर्फ मुझसे अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। पर एक बात याद रखना, चमेली को छूने का हक सिर्फ उसका है। जिस चमेली को अगर कोई छू सकता है तो वो सिर्फ वो है जो तुम जानवरों के बीच अकेला इंसान है। इस आदमी ने चमेली की बात पर हंसते हुए कहा, एक वो है जो तेरी तरफ देखता भी नहीं है और एक तू है जो उसके लिए खुद की जवानी को बर्बाद कर रही है। वो मेरी तरफ न देखे तो नहीं सही, पर ये चमेली उसके अलावा किसी और को नहीं देखेगी। बोलकर चमेली चेंजिंग रूम में आ गई और बैठकर रोने लगी। उसे वो रात याद आने लगी जब उसे पहली बार एक क्लब में नाचने के लिए कहा गया था। मजबूरी में उन सब की बात मानकर चमेली जब स्टेज पर जा रही थी नाचने के लिए तो एक कील में लग गई और उसका ब्लाउज फट गया था, पर उसे किसी ने चेंज करने नहीं दिया और उसे नहीं कपड़ों में नाचने के लिए कहा गया। जब चमेली सबके बीच नाच रही थी तो उसकी नज़रें उसके जिस्म पर थी। सब उसे वासना भरी नज़रों से देख रहे थे। डांस खत्म होते ही चमेली अंदर जाने लगी तो लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। तभी भीड़ से निकलकर शख्स ने उसे उन आदमियों से बचाया और अपनी शर्ट उतारकर उसे चमेली की तरफ बढ़ाते हुए खुद को ढकने के लिए कहा। चमेली ने शर्ट लेकर थैंक यू कहा, पर तब तक वो शख्स जा चुका था। चमेली उन्हीं यादों को याद कर कर रो रही थी। चमेली को बचाने वाला कोई और नहीं, विवान ही था। उस दिन में से चमेली ने विवान को अपने दिल में बसा लिया था, पर विवान था कि उसे एक नज़र देखता तक नहीं था। चमेली विवान की शर्ट को अपने सीने से लगा कर रखती थी। विवान गौतम के साथ घर आ गया था। रात ज़्यादा हो गई थी तो गौतम अपने रूम में सोने चला गया। विवान अपने रूम की तरफ जा रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। विवान सांझ के रूम की तरफ जाने लगा। जब विवान सांझ के रूम के बाहर पहुंचा तो देखा एक गार्ड जिसे सांझ के रूम के बाहर नज़र रखने के लिए कहा गया था, वो हल्का सा डोर खोल कर उसके रूम में झांक रहा था। विवान ने जब ये देखा तो उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर मींच लिया और आगे बढ़कर उस गार्ड की कॉलर को एक हाथ से पकड़कर खींचा। उसके खड़े होते हुए विवान ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारा। विवान का पंच पड़ते ही वो गार्ड नीचे गिर गया। विवान की उसकी कॉलर पकड़ उसे उठाया और रूडली टोन में कहा, क्यों झांक रहा था तुम उसके रूम में? विवान के पूछने पर भी उस गार्ड के मुंह से एक कुछ नहीं निकला। विवान ने उसे 2-3 पंच और मारे जिससे वो बेहोश हो गया। विवान सांझ को रूम में आया और
तो उसे सांझ कहीं नहीं दिखी। ये लड़की अपने रूम में नहीं है तो इस वक्त गई कहाँ होगी। बोलते हुए विवान जाने लगा, तभी डोर देखा। सांझ बाथरूम से आवाज सुनकर बाहर आई। सांझ का बाट छोटा था जो उसके घुटनों से ऊपर था। सांझ को ऐसे देखकर विवान को ख्याल आया, अगर वो अभी नहीं आता तो वो गार्ड सांझ को इस हालत में देख लेता। ये सोचते हुए ही विवान ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और सांझ को घूरने लगा। सांझ जो टॉवेल से अपने बालों को सुखा रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। सांझ ने सामने की तरफ देखा, उससे कुछ दूरी पर खड़ा विवान उसे ही घूर देख रहा था। तुम यहाँ, तुमने मैनर्स नहीं है, एक लड़की के रूम में बिना नॉक किए नहीं आए। बोलते हुए विवान के सामने आ गई। विवान ने सांझ के बाजुओं को पकड़ उसे पीछे करते हुए डोर को बंद करते हुए उसे डोर से सटा दिया और उसकी आंखों में देखकर रूडली कहा, ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम जैसे मर्जी चाहो रह सकती हो। अपने रूम का डोर तुमने खुला क्यों छोड़ा? क्या तुम डोर बंद करके शॉवर नहीं ले सकती थी? सांझ की अब विवान का उस पर गुस्सा करना समझ आ रहा था। उसने अटकते हुए कहा, वो मैं भूल गई। तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ यहाँ क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जब तक यहाँ हो अपने आंख कान दोनों खुले रखो और इस दरवाजे को अंदर से बंद रखो, विवान ने कहा और सांझ को साइड का रूम से निकल कर चला गया। सांझ ने डोर को बंद किया और बेड पर आकर बैठ गई। क्या सच में झरना को विहान से प्यार हो गया है? अब क्या करेगा विहान? क्या विवान सांझ को ऐसे ही बचाता रहेगा या उसकी अच्छाई के पीछे है कोई और वजह?